नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हमारे साथ चार बड़ी खबरों की बात करेंगे। आज की चार बड़ी खबरें कौन सी है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ चार बड़ी खबरें हैं, जिसमें उपचुनाव के नतीजों में देखने को मिल रही है कांग्रेस जो है वो गदगद हो गई है। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर आदिवासी सियासत, और तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर नोटबंदी के 5 साल यहां पर हो गए हैं। नोटबंदी के बाद किस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और चौथी खबर हम लेंगे जहां पर मायावती और प्रियंका साथ नहीं आई हैं। ऐसा माना जा रहा था कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर हो सकता है, लेकिन दोनों में फिलहाल गठबंधन नहीं हो रहा है, यह खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये चारों बड़ी खबर हम लेंगे। ये चार बड़ी खबर कौन सी है वो विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उपचुनावों के नतीजों में किस तरीके से कांग्रेस गदगद हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर आदिवासी सियासत और समूहन की यहाँ पर बात करेंगे। सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है जम्बूरी मैदान में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर सकते हैं, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। नोटबंदी के बाद कितना असर देखने को मिला है, क्योंकि नोटबंदी जब की गई थी तो ये कहा जा रहा था कि सारा कालाधन जो है वो वापस आएगा। तो 5 साल बाद क्या असर हुआ है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है नोटबंदी को लेकर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और चौथी और अंतिम खबर लेंगे जहां पर मायावती और प्रियंका साथ आ सकती थी, ऐसे कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, दोनों में गठबंधन हो सकता था, लेकिन दोनों फिलहाल साथ नहीं आ रही हैं। तो बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस दम दिखा रही है। कांग्रेस आलाकमान से इसे लेकर बहुत उत्साह है। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के सामने ये रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ने भाजपा के खिलाफ तेवर और सख्त किए हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की आगे की रणनीति भाजपा के खिलाफ हमलावर रहने और खुद को भाजपा के बेहतर विकल्प के तौर पर पेश करने की है। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल अकेले आगे बढ़ने की सोच है। असम और मध्य प्रदेश की रेगांव सीट को छोड़ दें तो कांग्रेस जहां भी जीती है वहां बड़े अंतर से जीती है, और यहां हारी है वहां कड़ा मुकाबला रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर जीती, और इन चारों सीटों पर कांग्रेस को 48.90% वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को सिर्फ 28.5%, यानी कि 20% वोट का सीधा सीधा अंतर रहा। ऐसे ही महाराष्ट्र की अगर बात की तो इकलौती विधानसभा सीट पर कांग्रेस से जीती तो 57.3% वोट मिले हैं। जबकि अगर भाजपा की बात की जाए तो 35% वोट यहां पर रहा, यानी यहां पर अंतर सीधे सीधे 22% वोट का रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, जो परिणाम निकलकर सामने आया है वो वाकई सोचने वाले हैं। जहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला देखने को मिला, कांग्रेस जहां भी हारी है एक बड़े अंतर के साथ में हारी है, कैसे समझा जाए इसे? देखिए, ये जो है ना हार जीत का जो अंतर है, यही जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच का एक समझिए कि सबसे बड़ा जो है राजनीतिक खेल इसके बीच में है। और कांग्रेस जिस तरह से अभी उत्साहित है या दम दिखा रही है बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए, तो उसके पीछे भी यही है। जो जीत हार का जो अंतर है वो समझिए कि एक बड़ा ही रोचक अंतर है इसमें। पहले क्या होता था कि जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी होती थी अमूमन जो है ना उपचुनाव में वही पार्टी वहां चुनाव जीतती थी, लेकिन इस बार का ये पहला चुनाव इस तरह से है कि बिल्कुल जो है उल्टा परिणाम सामने आया। खासकर हिमाचल प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार होते हुए भी जिस तरह से लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई और उसमें भारी अंतर से जीत हुई, ये जो है ना कांग्रेस को काफी उत्साह में ला दिया है। और बीजेपी, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशानी वहीं हिमाचल प्रदेश में हो रही
रही है। कांग्रेस जो है ना, जहां जहां पर भी हारी है वहां पर भी समझिए कि उनका अंतर बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी चीज है, जहां जीत हुई है कांग्रेस की वहां पर बीजेपी को काफी बड़ी पटकनी उसने दी है। और एक चीज और इसे जो है, जो उपचुनाव परिणाम में एक चीज, दो चीजें और सामने आई कि जहां जहां पर उनकी, जैसे कि बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर, आंध्र प्रदेश को लेकर, इन राज्यों में ये जो परिणाम आया वहां पर समझिए कि साफ कांग्रेस के विरोध में विपरीत परिणाम आए हैं। तो कांग्रेस वहां के लिए एक नई रणनीति तैयार कर रही है। वहां किन पार्टियों के साथ उसका गठबंधन हो, इसको लेकर बड़े स्तर पर जो है तैयारी चल रही है। और ये जैसे कि बंगाल में टीएमसी की भारी जीत हुई है, बंगाल में अब किसके सहारे उसको चुनाव लड़ना है, टीएमसी के साथ जाना है या किसके साथ, बिहार में समझिए कि आरजेडी के साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो इस पर एक बड़ी प्लानिंग चल रही है, बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये सारी तैयारी 2024 को लेकर की जा रही है। अब एक तरह से साफ है कि जिस तरह से कांग्रेस जो है काफी मुरझा गई थी, काफी कमजोर हो गई थी, हर जगह उसको जो हार का सामना करना पड़ रहा था, ये जो है उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह आया है, उसको दम एक तरह से मिला है। वो लग रहा है कि बीजेपी को वो टक्कर दे सकने की स्थिति में आ गई है और इसी तैयारी में वो जुटी हुई है। तो बीजेपी के लिए समझिए भी यह उपचुनाव जो है काफी समझिए घातक ही है। उसको भी समझ में आ गया है बीजेपी को भी कि उसको अगर रणनीति में बदलाव नहीं करेगी पार्टी, तो उसको भी आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में प्रदेश स्तरीय जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक मोदी लगभग 3 घंटे भोपाल में रुकेंगे। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में इस जनजातीय सम्मेलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में लगभग 2 लाख आदिवासी समाज के लोगों की आने की उम्मीद है। इस समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्माण वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। जम्बूरी मैदान में करीब 2 लाख आदिवासी के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री करीब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जम्बूरी मैदान में रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका अवलोकन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अनुमान है कि मोदी का भाषण लगभग 20 से 25 मिनट रहेगा। कार्यक्रम में मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की खास बात यह है कि मंच पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा सिर्फ आदिवासी नेता ही उपस्थित रहेंगे। इस दौरान 13 आदिवासी नेता मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ। जी विवेक, आदिवासी सियासत और सम्मेलन क्या पर बात की जा रही है? आदिवासी के भरोसे बीजेपी सरकार है, ये भी सुनने में आ रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए उपचुनाव की तो जिस प्रकार से 4 सीटों में से 3 सीटों में बीजेपी को जीत मिली है, उसके बाद की बात की जाए तो आदिवासी वर्ग को साधने में लगातार बीजेपी पार्टी सफल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी की तमाम योजनाओं को लेके जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही थी। मगर उसके बाद बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि स्वर्गीय बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। और बात की जाए 15 नवंबर की तो 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे। जम्बूरी मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री करीब 30 मिनट तक अपना संबोधन देंगे। और साथ ही देखने वाली बात है कि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से करीब 4 लाख
आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे अलग अलग, और ग्रामीण इलाकों से तहसील स्तर तक से जो लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और सीधे ही चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते आएंगे। मगर बात की जाए जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की, तो प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा वहां पे कई प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें आदिवासी संस्कृति को दर्शाया गया है। और साथ ही बात की जाए प्रदेश बीजेपी कार्यालय की, तो वहां भी 15 नवंबर की तारीख को ध्यान में रखते हुए, गौरव दिवस को ध्यान में रखते हुए पूरी जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय है उसको कहीं ना कहीं आदिवासी रंग में रंगने के लिए, पूरी संस्कृति दिखाने के लिए, आदिवासी की संस्कृति को दिखाने के लिए जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय है वो धीरे धीरे आदिवासी के रंग में रंग रहा है और धीरे धीरे उनकी संस्कृति दिखाने के लिए पूरे कार्यालय को रंगा जा रहा है। मगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग 2 लाख लोगों की आने की संभावना है। मगर बात की जाए आदिवासी वर्ग को लेकर लगातार बीजेपी पार्टी हमेशा तत्पर रही है, क्योंकि देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में बीजेपी पार्टी को हार मिली है उसमें सबसे ज़्यादा बात की जाए तो 47 विधानसभा सीट में से करीब 12 सीट जो है वो बीजेपी पार्टी हारी थी, जिसके कारण सरकार बदल गई थी और कांग्रेस की सरकार आ गई थी 2018 में। लगातार कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग पर फोकस इसलिए करते आ रही क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 60% जो वोटर है वो आदिवासी वर्ग का है, क्योंकि भील बिल्हारा जातियों की बात की जाए तो ये सब को मिला के देखें तो करीब 60 लाख वोटर होते हैं। तो बीजेपी पार्टी किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहती 2023 के विधानसभा चुनाव के चलते, जिसके चलते ये पूरा जो गौरव जनजाति कार्यक्रम है वो 15 नवंबर को रखा गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ संबोधन करेंगे। और संभावना ऐसी जताई जा रही कि तमाम बड़ी योजना हैं, जो घोषणाएं हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए हो सकती है। जी बिल्कुल, इतनी जानकारी लेने के बाद विवेक का एक सवाल निकल कर ये आता है कि क्या अब बीजेपी ब्राह्मणों को साथ चुकी है, जो दूसरी जातियां हैं उनको भी साथ चुकी है, लेकिन अब जो आने वाले चुनाव हैं बीजेपी अब क्या आदिवासियों के दम पर जीतने का मन बना रही है? क्या इससे इस बात से समझा जाए? अंशुल, पुरानी बात करें या आंकड़ों की बात की जाए 2018 के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कई वर्षों से मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस नहीं आई थी, मगर 2018 की बात की जाए जब से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बने थे उसके बाद की बात की जाए तो लगातार आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग को लगातार प्रदेश में साधने की कांग्रेस 2018 में कोशिश की थी। क्योंकि कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ लगातार जो आदिवासी सम्मेलन है वो करते नजर आए थे। आपको बताना चाहूंगा कि उपचुनाव के पहले भी मध्य प्रदेश के करीब 43 जो आदिवासी वर्ग के जो संगठन है, आदिवासियों के संगठन जो हैं, उनसे कमलनाथ ने मुलाकात की थी। तो इसके 2018 के पहले भी लगातार कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग को साधने में लगी थी, जिसके कारण 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद अब बीजेपी पार्टी एक बार फिर आदिवासी वर्ग को और दलित वर्ग को साधने में लगी है, क्योंकि वोटरों की बात की जाए या आंकड़ों की बात की जाए तो करीब, आपको मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि करीब 47 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। और बात की जाए वोटर की तो बिल्हारा ये सब पूरा मिला के कई बात करें, बिल्हारा जाति ये सब बात की जाए तो करीब 60 लाख वोटर तो बिल्हारा जाति के होते हैं। करीब पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2 करोड़ लगभग जो आदिवासी वर्ग के जो वोटर हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। तो देखने वाली बात है कि सबसे बड़ा समूह है मध्य प्रदेश में और दोनों ही पार्टी आदिवासी वर्ग को साधने में लगी हुई है। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का बोलबाला कायम है। नोटबंदी के 5 साल बाद डिजिटल भुगतान में वृद्धि के बावजूद चलन में नोटों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई है। नोटबंदी के 5 साल बाद नकदी का चलन जरूर बढ़ा है, लेकिन इस दौरान डिजिटल लेन देन भी तेजी से बढ़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसे माध्यम से डिजिटल भुगतान में एक बड़ी वृद्धि हुई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का यूपीआई देश में भुगतान के प्रमुख माध्यम में तेजी से उभर रहा है। इन सब के बावजूद चलन में नोटों का बढ़ना धीमी गति से सही लेकिन जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते इसमें और तेजी आई, क्योंकि लॉकडाउन के चलते अधिक से अधिक लोग नकदी की व्यवस्था करने लगे ताकि ग्रोसरी अन्य जरूरी चीजों का भुगतान किया जा सके। इससे कि नकदी का चलन बढ़ा। आरबीआई का मानना है कि नॉमिकल डीजीपी की बढ़ोतरी के साथ ही सिस्टम में नकदी भी बढ़ेगी। त्योहारी सीजन की अगर बात की जाए तो नकदी की मांग अधिक बनी रही, क्योंकि अधिकतर दुकानदार नगद लेन देन पर निर्भर रहे। तो पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अकेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश जी, नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, कितनी सफलता मिली है, कैसे समझा जाए इसे? देखिए, ये सफलता जो भी हो, ये सरकार अपने तरह से अभी नोटबंदी के जो 5 साल ये जो हुए हैं, इस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आए हैं। ये बैंक और विशेषज्ञों की एक राय आई है और उसके डाटा आए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि नोटबंदी को लेकर जिस मिजाज को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर नोटबंदी 8 नवंबर 2016 की रात्रि से प्रधानमंत्री ने समझिए कि अनाउंस करके लागू किया था, उसके परिणाम जो है, अभी परिणामों पर चर्चा नहीं हो रही कि उसके अच्छे परिणाम हुए या बुरे परिणाम हुए। लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई पड़ रही है कि 2016 में जब नोटबंदी लागू की गई थी, उस समय देश में करीब 17,97,00,000 करोड़ रुपए की करेंसी की इकोनॉमी में चलन थी। लेकिन अभी जो है ना 8 अक्टूबर 2021 का जो आरबीआई का जो डाटा आया है, उसके अनुसार जो है 28,30,000 करोड़ रुपए जो है रिकॉर्ड स्तर पर करेंसी इकोनॉमी में है। यानी कि करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए की 2016 की तुलना में ज्यादा करेंसी आज की तारीख में बढ़ गई है। तो इस पर जो है तो सबसे पहले सरकार को जवाब देना चाहिए कि नोटबंदी उस समय क्यों लगाई गई थी, क्योंकि ये जो है ना 2016 से 2021 के बीच में 57% नकदी की वृद्धि हुई है और अपने आप में एक अजूबा चीज है। तो इसके असर जो है इकोनॉमी पर आगे क्या पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज तो तय है कि ज्यादा सर्कुलेशन में रुपया आने के बाद जो है ना महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है, ये एक अलग चीज है। दूसरी चीज है कि उस समय नोटबंदी लगाते समय सरकार के पास 4 लक्ष्य रखे गए थे। सरकार ने ये कहा था कि इससे भ्रष्टाचार दूर होंगे, काला धन की वापसी होगी, आतंकवाद का खात्मा होगा और कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, इकोनॉमी हो जाएगी। तो एक बात तो समझ में आती है कि इकोनॉमी में ये जो है ना कैशलेस इकोनॉमी, ये जो डिजिटल इकोनॉमी की जो है शुरुआत हुई है, इसमें तो हम मान सकते हैं कि इसमें एक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक जो जिस मसले को लेकर ये भ्रष्टाचार दूर करना, काला धन की वापसी, आतंकवाद का खात्मा, हमें लगता है कि इस पर अभी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। और अगर ये नहीं मिली है तो इसका असेसमेंट होना चाहिए कि आखिर इसमें कहाँ चूक हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि नोटबंदी आखिर क्यों लगाया गया। जब 17 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में तब थे, उस समय अगर इकोनॉमी में वो भारी लग रहा था, तो अभी तो 28,30,000 करोड़ रुपए नकदी चल रहे हैं इकोनॉमी में। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके प्लस माइनस जो भी चीजें हो सकती है, सरकार अपना गुना भाग इस पर कर सकती है, लेकिन हमें लगता है कि इस पर कोई जो है ना कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। और ये जो है बाद में समझिए कि सरकार ने उसमें जोड़ा था कि डिजिटल इकोनॉमी होगा, तो डिजिटल इकोनॉमी में जो भी उपलब्धि हुई हो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो है जो उनका उद्देश्य था काला धन की वापसी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इस पर तो लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो है समझिए कि एक तरह से फेलियर ही दिखाई पड़ रहा है। और इकोनॉमी में 2016 की अपेक्षा 2021 में जितने नोट बढ़े हैं, ये तो करीब 57% नोट बढ़ गए हैं। तो इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और आज न कल जो है समझिए कि सरकार को, क्योंकि ये मसला जो है चुनाव में भी उठेंगे, विपक्षी पार्टियां इस पर उठाएगी कि नोटबंदी का आखिर हासिल क्या हुआ। और जिस तरह से उस समय बेरोजगारी, पूरे इकोनॉमी ध्वस्त हो गया था, छोटे व्यापारी ध्वस्त हो गए थे, कितने लोगों की जानें चली गई थी, इसका जवाब समझिए कि आज तक सरकार नहीं दे पाई। और अब जो है 5 साल के बाद जब इसका असेसमेंट हो रहा है, तो जो आंकड़े आ रहे हैं समझिए चौंकाने वाले हैं। तो ये जो है अभी इस पर सरकार के जवाब की भी समझिए कि अपेक्षा की जाती है। अब सरकार इस पर क्या आगे जवाब देगी, देखना पड़ेगा इस पर। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नया गठबंधन तैयार करने की कांग्रेस की मुहिम को झटका लगा है। बसपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं है और इसके लिए जहां पुराने अनुभव को सामने रखा जा रहा है, तो वहीं अहम रोड़ा पंजाब का चुनाव है, जिसमें कांग्रेस और बसपा आमने सामने है। ऐसे में यूपी में इस तरह का गठबंधन दूर की कौड़ी लग रहा है। यूपी में कांग्रेस नए साथियों की तलाश में है और उसकी झलक देखनी है 31 अक्टूबर को, जब रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह कांग्रेस से नजदीकी नजर आए। लखनऊ से दिल्ली लौटते समय जयंत सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फ्लाइट छोड़कर कांग्रेस के निजी विमान से प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली लौटे। चर्चा ये भी रही कि कांग्रेस की ओर से जयंत को पंजाब में सीटों से लेकर राज्यसभा भेजने तक का ऑफर दिया गया है। सीधे तौर पर जयंत ने इसे इनकार भी नहीं किया, पर मशक्कत ये भी थी कि गठबंधन तभी परवान चढ़ सकेगा जब इसमें बसपा भी शामिल हो। कांग्रेस बसपा गठबंधन न होने का बड़ा कारण है पंजाब विधानसभा चुनाव, जो कि यूपी के साथ ही होने जा रहे हैं। वहां पर बसपा का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन है। 117 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल ने 20 सीटें बसपा को दे रखी है। इन सभी सीटों पर बसपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। इनमें से 18 सीटों पर तो हाल ही में कांग्रेस के विधायक है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर पंजाब में भी असंतोष है। और इस पर हमारे साथ संवाददाता घनश्याम चौरसिया जुड़ गए हैं। जी घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस में यूपी गठबंधन को लेकर एक बड़ा झटका है। बसपा से बात नहीं बनेगी, ऐसा माना जा रहा था कि बसपा और कांग्रेस एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा झटका बसपा ने यहाँ पर दिया है। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, बीच में अंशु ऐसा लगा कि एक बार कांग्रेस लगातार लोगों से बात करने की बैकडोर से कोशिश की, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो छोटे छोटे कई दल है, जैसे अभी हाल ही में सपा से गठबंधन हुआ, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, अब खासतौर पे बीएसपी, क्योंकि मीडिया में जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पे पोल हुए, पोल के बाद जो जिस तरीके से सब सामने आई, बसपा को कहीं न कहीं दरकिनार दिखाया गया। और ये दिखाया गया जो तकरीबन 30 से 35% वोटों के साथ, जो वोट बैंक के साथ हर बार चुनावी मैदान में उतरती है बहुजन समाज पार्टी, उसको कहीं न कहीं दरकिनार दिखाया गया। तो कांग्रेस को लगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है गठबंधन किया जा सकता है और उसके जो 30-35% जो कोर वोटर्स हैं, जो उनके कैडर के वोटर्स हैं, वो और कांग्रेस की जो अभी कुछ नए रास्ते बने हैं प्रियंका गांधी के आने के बाद, वो मिल करके एक बड़ा जो है खेल खेल सकती है कांग्रेस। तो ऐसे में उसके सामने एक बड़ी उम्मीद थी बसपा को लेकर के, लेकिन ये उम्मीद तब टूटती हुई तब से दिखाई दे रही है जब पंजाब का चुनाव जो अब उत्तर प्रदेश के साथ ही में होगा, वो शिरोमणि अकाली दल के साथ बसपा का वहां पे गठबंधन है और उसमें तकरीबन 117 सीटें हैं और 117 सीटों में जो है बसपा को तकरीबन 20 सीटें मिली हैं और जिन 20 सीटों पे जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, उनमें से 18 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास, उसके विधायक है, वो सीटें उनके पास कब्जे में है। यानी एक सत्ता वहां के जो है कांग्रेस के सामने, जो वहां के सत्ताधारी दल है, उसके सामने बसपा सीधे चुनाव मैदान में लड़ेगी। तो वहां से जो परिस्थितियां हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, और उत्तर प्रदेश बेस पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पे एक बड़ा दल यहाँ पे सत्ता में रही है मायावती, और उसी बहुजन समाज पार्टी से सत्ता में रही है और अभी कांग्रेस से बहुत मजबूत स्थिति में है। जिस तरीके से जितने अभी 2007 में उनकी सत्ता थी, 2007 से 2012 तक 5 साल तक सत्ता थी मायावती की, यानी हाल ही में उन्होंने 2 टर्म पहले उनसे सत्ता वापस गई और लगभग 32 साल हो गए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे, क्योंकि एनडी तिवारी तब अंतिम बार जो है वो यहाँ पे सत्ता में रहे हैं। तो एक बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। तो ऐसे में इन दोनों के सामने जिस तरीके से दोनों जो पार्टियां हैं जिस तरीके से एक दूसरे के सामने दिखाई दे रही हैं, उससे ये लग रहा है कि पंजाब चुनाव उत्तर प्रदेश में इस दोनों के गठबंधन के बीच में एक बड़ा रोड़ा दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।